नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, अब महाराष्ट्र चुनाव की बारी है और कहा जा रहा है कि 12 से 20 नवंबर के बीच महाराष्ट्र में एक या दो चरण में कभी भी चुनाव हो सकते हैं। अब चुनाव कितने चरण में होंगे, कैसे होंगे, ये चुनाव कराने के लिए जो संस्था भारतीय संविधान के द्वारा बनाई गई है वो संस्था तय करेगी। लेकिन चूंकि 28 नवंबर तक नई विधानसभा गठित होनी है, क्योंकि 28 नवंबर को वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, लिहाजा 28 नवंबर के पहले नई विधानसभा गठित कर दी जाएगी और इसी को लेकर 8 तारीख को यानी 8 अक्टूबर को जैसे ही हरियाणा की वो मतगणना संपन्न होगी, जम्मू कश्मीर की मतगणना संपन्न होगी, महाराष्ट्र चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। उसके 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन के भीतर ये ऐलान हो जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पिछले दरवाजे से सत्ता में पहुंची, एक बार सुबह 5-6 बजे शपथ लेकर भी सरकार को 80 घंटे से 80 घंटे से आगे नहीं खींच सकी भारतीय जनता पार्टी। जब पिछले दरवाजे से सत्ता के करीब पहुंची, सत्ता में आई, तो उस पिछले दरवाजे से सत्ता में आना उस पर भारी पड़ता जा रहा है। और आज की हकीकत यही है कि प्रधानमंत्री जितने दौरे करें, प्रधानमंत्री मेट्रो में लोगों के साथ यात्रा करें, देखकर बड़ा अच्छा लगता है, करनी भी चाहिए। लेकिन राजनीतिक तौर पर महाराष्ट्र जिस मिजाज के साथ जा रहा है, उस मिजाज में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावी संभावना कुछ दिखाई नहीं देती। विपक्षी बेंच पर बैठने के लिए महाराष्ट्र में जो 29 सीटों की जरूरत है, सवाल यह है कि क्या जनता 29 सीटें भाजपा को दे देगी जिससे मुख्य विपक्षी दल का दर्जा मिल सके। अब तो यह सवाल बन गया है कि मुख्य विपक्षी दल का दर्जा पा लेना, यानी विधानसभा की कुल सदस्य संख्या जो 288 की है, उसका 10% यानी 29 सीटें जो मुख्य विपक्षी दल बनने के लिए जरूरी है, उतनी सीटें आ जाए भारतीय जनता पार्टी को कि वो मुख्य विपक्षी दल बन जाए। ये एक सबसे बड़ा सवाल महाराष्ट्र में खासकर राजनीतिक सर्कल में चल रहा है। बीजेपी नेताओं की स्थिति, कई नेताओं के बारे में कहा जा रहा है कि यह है कि किसी न किसी इंडिया गठबंधन के यानी महाविकास आघाड़ी के नेताओं के साथ वो उनकी पार्टी के साथ जाना चाहते हैं, लेकिन वहां पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस को बहुत छानबीन के बाद पूरा किया जा रहा है। किसको लेना है, किसको नहीं लेना है, किस पर वीटो लगाना है, यह स्थिति तीनों पार्टियों में है। तो इस वजह से भगदड़ नहीं मच रही कि कौन जाना चाहता है। लेकिन क्या महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से चुनाव को हरियाणा में लड़ी है, उस ढंग से लड़ पाएगी? पहली बात तो यह कि हरियाणा में सीटें कितनी होगी, ये चर्चा का विषय हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता से जा रही है, 2 दिनों बाद भारतीय जनता पार्टी की हार का औपचारिक ऐलान हो जाएगा हरियाणा में। इसको लेकर कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि तमाम एग्जिट पोल को देखें और उन एग्जिट पोल्स पर यकीन करें तो साफ दिखता है कि भाजपा के हाथ से सत्ता फिसल रही है। एग्जिट पोल पर यकीन ना करें तब भी कोई ये कहने की स्थिति में नहीं है कि हरियाणा में बीजेपी सत्ता में आ रही है। लेकिन इन सब से आगे महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी जिनके सहारे सत्ता सुख भोग रही है, उनकी पार्टियों की क्या स्थिति है। एकनाथ शिंदे ठाणे जिले की 2 विधानसभा सीटों के नेता, लोकसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे अपने सिंबल को जमीन तक नहीं पहुंचा पाए, जिसकी वजह से शिंदे गुट को इतनी सीटें मिल गई, 7 सीटें मिल गई। एक एमपी तो 48 वोटों से जीतकर पहुंचे। तो उस परिस्थिति में शिंदे गुट के साथ विधानसभा में कितने लोग जीतेंगे, जितने सांसद जीते हैं उतने विधायक जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, सवाल तो ये है। अजीत पवार के गुट के बारे में कहा ही क्या जाए, लोकसभा में 1 सीटें मिली और अब उनकी खुद की स्थिति यह है कि अपने उस निर्वाचन क्षेत्र बारामती में वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, जहां वो कई बार से जीतते रहे, उनकी राजनीतिक कर्मभूमि रही है। मगर महाराष्ट्र में असली नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होता दिख रहा है और बीजेपी को यह नुकसान इस रूप में हो रहा है क्योंकि सत्ता तो उसे मिली, लेकिन दूसरे के कंधे की सवारी कर, जिसका कंधा इस्तेमाल किया उसमें एक का सपना तो मुख्यमंत्री बनने का पूरा करवा दिया, लेकिन देश के सबसे आर्थिक रूप से संपन्न तबके के सूबे पर भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ सरकार बनाए, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए, ये सपना तो छोड़ दीजिए, मुख्य विपक्षी दल का दर्जा कैसे पाए। अब इस सपने पर आकर बीजेपी की राजनीति टिक गई है कि नरेंद्र मोदी दौरा करें, अमित शाह की चाणक्य नीति वहां लगे,
भारतीय जनता पार्टी और संघ का पूरा संगठन लगे, तब जाकर भारतीय जनता पार्टी को मुख्य विपक्षी दल का दर्जा मिलने की स्थिति बने। ये कोशिशें जब होती हुई नजर आ रही है तो महाराष्ट्र के सियासी हालात को आप समझ सकते हैं। किस इलाके की बात करें, मुंबई को अपना मेयर नहीं मिल रहा, मुंबई में बीएमसी का चुनाव टाला जा रहा है, डर किस बात का है। कोंकण इलाके की बात करें, भारतीय जनता पार्टी बहुत कंफर्टेबल स्थिति में नहीं है। मराठवाड़ा की बात करें, वही स्थिति है। पुणे बारामती बेल्ट, वही स्थिति है। विदर्भ की बात करें, भारतीय जनता पार्टी बची हुई तो दिखाई देती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी उस पर भारी पड़ती दिख रही है। और बात खानदेश की करें तो भूल जाइए कि भारतीय जनता पार्टी कोई बहुत बड़ी ताकत के तौर पर इस बार वहां चुनाव लड़ने की स्थिति में। तो ऐसे में सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कौन सा इलाका, कौन सा तबका, कौन सा वोटर, कौन सा मतदाता समूह और कौन सा नैरेटिव महाराष्ट्र में खड़ा है। इसकी पहचान करने के लिए माइक्रोस्कोप लेकर आज की तारीख में घूमने की जरूरत है कि आखिर बीजेपी के पक्ष में कौन सा फैक्टर है जो थोड़ा या ज्यादा काम करता दिखेगा। मराठा अलग नाराज है, आरक्षण का मुद्दा है, दलित वर्ग की अपनी चेतना सतह पर आई हुई है, अल्पसंख्यक भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाने के लिए तैयार नहीं है, ओबीसी वर्ग जो भारतीय जनता पार्टी के की रीढ़ की हड्डी बना हुआ है, उसके अंदर भी उसके विमर्श नए सिरे से उभर कर सामने आ रहे हैं। जाति गणना अलग मुद्दा है। राज्य के 17 लाख सरकारी और कैजुअल कर्मचारियों के लिए, किसी के लिए परमानेंट तो किसी के लिए ओल्ड पेंशन, ये अलग से मुद्दा बन के खड़ा है। किसानों का मुद्दा, ये इतना बड़ा मुद्दा है कि पूछिए मत। विदर्भ के किसानों का मुद्दा कभी राष्ट्रीय मुद्दा हुआ करता था, लेकिन पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने इसे अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। किसानों की समस्या को, मुद्दे का राष्ट्रीय की जगह अंतरराष्ट्रीयकरण हो गया। लेकिन तब भी महाराष्ट्र के किसानों की समस्या नहीं सुलझी, सुलझने की बजाय उलझती चली गई। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां लोग पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और जहां पानी के लिए संघर्ष करने की स्थिति है, उस राज्य में भारतीय जनता पार्टी अपने लिए राजनीतिक पानी की तलाश कर रही है। तो भूल जाइए, डबल इंजन, एंटी इनकम्बेंसी, मोदी फैक्टर, गुजरात लॉबी, मराठी मानुस, मराठी अस्मिता, इन सब को, मराठी को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दे देने भर से ये सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी और इन सब मुद्दों पर वोटर झूमने लगेंगे। ये सोचना भी बेमानी है। सोचना इसलिए बेमानी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब उस स्थिति में नहीं है जहां बीजेपी अपने किसी पोस्टर बॉय के सहारे महाराष्ट्र में नैरेटिव कर सके। संघ कभी ताकतवर नहीं रहा। नरेंद्र मोदी और अमित शाह का गुजरात से होना भारतीय जनता पार्टी के लिए पूंजी नहीं, राजनीतिक पूंजी नहीं, बल्कि राजनीतिक समस्या का कारण बना हुआ है। इन सब से आगे बढ़कर एनसीपी और शिवसेना को तोड़ा जाना, और उन दोनों को तोड़ने के बाद जो बागी गुट है उसे असली पार्टी की मान्यता दिलवाना, गुवाहाटी मॉडल के तहत सरकार बनवाना, ये सब महाराष्ट्र की राजनीति को इस दिशा में लेकर जा रहे हैं जहां भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले को बनारस में हुई एक घटना के ऊपर अपनी ही सरकार को डिफेंड करना मुश्किल हो रहा है। बनारस कोई गैर भाजपा शासित राज्य में नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। योगी आदित्यनाथ यानी भाजपा के नेता ही वहां मुख्यमंत्री हैं। पूर्ण बहुमत की, 2/3 बहुमत की सरकार है। लेकिन तब भी साईं बाबा के फोटो और मूर्ति को लेकर जो विवाद हुआ, और उस विवाद में महाराष्ट्र में बची कुची भाजपा के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा होता दिखा, तो बयान देने के ऊपर चंद्रशेखर बावनकुले को आना पड़ा। बयान इसलिए भी देना पड़ा क्योंकि साईं बाबा को लेकर महाराष्ट्र में बहुत जबरदस्त आस्था है, जाति धर्म से ऊपर उठकर है। और जब आस्था का सवाल भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति अनास्था प्रकट करने की दिशा में चला जाए, जिस आस्था के सवाल के सहारे भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक संभावनाओं की तलाश करती है, वही आस्था जब राजनीतिक अनास्था को का कारण बनती हुई नजर आए, तो अब भारतीय जनता पार्टी की दुर्दशा को
महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में बीजेपी की संभावित दुर्गति को और आगामी विधानसभा चुनाव के बाद संघ के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के ऊपर दबाव बनाने की एक पूर्वाभ्यास को यदि देखने की कोशिश करें तो नरेंद्र मोदी के बार बार के महाराष्ट्र दौरे में बहुत कुछ दिख जाएगा। हरियाणा का चुनाव प्रचार खत्म होने के 48 घंटे पहले छोड़ दिया गया। क्या महाराष्ट्र का 96 घंटे पहले छोड़ दिया जाएगा? शुरुआती जोश के बाद छोड़ दिया जाएगा? ये सवाल अभी अनुत्तरित है। पहले चुनाव की घोषणा तो हो, लेकिन जो तेजी दिखाई गई महाराष्ट्र झारखंड जाने में, वो तेजी चुनाव प्रचार के अंतिम दिनों तक कायम रहेगी या हरियाणा की तरह ही पहले ही बैक टू द पवेलियन वाली स्थिति हो जाएगी? ये देखा जाना है। लोगों की दिलचस्पी इसमें है। भारतीय जनता पार्टी अपने लिए वहां कुछ सकारात्मक नहीं देख पा रही है। इंडिया गठबंधन सब कुछ सकारात्मक देख रहा है। एकनाथ शिंदे के साथ स्थिति यह है कि एक बार वो मुख्यमंत्री बन गए, पूर्व मुख्यमंत्री का टैग लग गया। अब उन्हें भी पता है कि भविष्य में मुख्यमंत्री बनना नहीं है। राजनीति में एक वो मुकाम जिसके बारे में कभी वो सोच भी नहीं पाए थे, वो मुकाम उन्हें हासिल हो गया। उस मुकाम तक अजीत पवार पार्टी तोड़ने के बावजूद पहुंच नहीं पाए। सार्वजनिक तौर पर उन्हें कहना पड़ा कि उनके बच्चे भी पूछते हैं कि आप उप मुख्यमंत्री कब तक रहेंगे, कब ये उप वाला टैग उनके नाम के आगे से हटेगा। तो अब तो सत्ता छोड़िए, सियासत छोड़िए, विधायकी के लिए भी क्षेत्र बदलना और क्षेत्र बदलने के बावजूद भी कामयाबी मिलेगी, ये हालात बन गए हो तो आप उद्धव ठाकरे की परिस्थितियों को समझ सकते हैं, शरद पवार के पक्ष में चल रहे माहौल को समझ सकते हैं, और इन सब से आगे देवेंद्र फडणवीस, विनोद तावड़े, चंद्रशेखर बावनकुले और पूरी महाराष्ट्र भाजपा की स्थिति को समझ सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच सियासत के संजय की भूमिका में, जी हाँ, महाभारत में जो संजय की भूमिका आपने देखी थी, उसी तरह से सियासत के संजय की भूमिका में चुपचाप बीजेपी के अंदर कोई एक शख्सियत इस पूरे खेल को देख रहा है, तो वो देखने की स्थिति में नितिन गडकरी है। लेकिन क्या नितिन गडकरी के अच्छे दिन आने वाले हैं? महाराष्ट्र के चुनाव तय करेंगे कि नितिन गडकरी भी राजनाथ सिंह बनने वाले हैं। राजनाथ सिंह इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2002 से 2014 के बीच की परिस्थितियों पर गौर करें तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में ज्यों ज्यों सिकुड़ती चली गई, भाजपा का जनाधार यूपी में ज्यों ज्यों छींचता चला गया, राजनाथ सिंह का राजनीतिक कद उतना बढ़ता चला गया। क्या यही परिस्थितियां नितिन गडकरी की राजनीति के बढ़ते कद के लिए इंतजार कर रही है? देखते जाइए। सबसे पहले विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम को देखिए, चुनाव को देखिए, सारी तस्वीरें आपके सामने होंगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।